नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग TRE 4 BPSC 4.0 जो है उसी का तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आप जब हमें शेयर करते हैं, वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है और हम उत्साहित होकर आपको जो है वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। मेहनत करके चीज़ें को एकत्रित करते हैं ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आज का जो सेट है उसको देखते हैं। अभ्यास सेट 6 5 अभ्यास सेट हो चुका है। तो अगर आप BPSC TRE 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT हो, PGT हो, यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हों, या 9 to 10 का कर रहे हों, या 11th to 12th का कर रहे हों, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। जो BPSC में पूछा जाता है 80 नंबर, उसी का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में 80 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जो है आपके आकलन को देख सके, आपके चीज़ें जो है तैयारी को देख सके, समझ सकें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप BPSC TRE 4.0 के हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का नोट्स या प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जनवरी में जो है सेट प्रैक्टिस का मेरा जो है बुक आ जाएगा, जिसमें 25 से 30 प्रैक्टिस सेट रहेगा और 10 जो है प्रीवियस सेट रहेगा। TRE 1 से लेकर 3 तक जो कैंसिल हुआ है उसका भी रहेगा। तो आप लोग उस पुस्तक को खरीदिएगा, क्योंकि PDF को प्रिंट करवाने में आपको बहुत खर्च पड़ जाता है। तो बुक को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 200-250 रुपया का बुक रहेगा। तो आप एक बार खरीदिएगा तो आपको प्रिंट की जो है समस्या नहीं रहेगी। तो मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत से लोगों ने बिहार में शिक्षक जो है के रूप में अपना योगदान दिए हैं। आप भी यहाँ आइए और अपना एक सीट शिक्षक का जो है रिजर्व कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो हिंदी जंक्शन हमेशा आपका सहयोग करेगा, हर एक पद पे हर एक समय आपके साथ है और आपको चीज़ों को उपलब्ध करवाता रहेगा। हम चीज़ों को लेकर एकत्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। टेलीग्राम चैनल आदि से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास सेट 6 5 अभ्यास सेट हो चुका है TRE 4 का। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार BPSC TRE 4.0 अभ्यास सेट, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज जो है हम लोग अभ्यास सेट 6 कर रहे हैं। इसी तरह लगातार जो अभ्यास सेट चलता रहेगा और जो क्लास बाकी है वो भी बीच बीच में होता रहेगा। आपका तैयारी समय हम पूरा करवा देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लगभग 50 अभ्यास सेट आपको करवाएं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप TGT PGT किसी भी वर्ग के किसी भी स्टेट का या फिर UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। यानी आपका लेवल जूनियर से लेकर UGC नेट लेवल पर तैयारी की जा रही है, कहीं से आप कम नहीं रहिएगा। तो आप जो है वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अंत में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कुकुरमुत्ता
किसका प्रसिद्ध कविता है? कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है आपको बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो कुकुरमुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध जो है कविता है। तो आप सभी अगर पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान में आया होगा कि ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। कुकुरमुत्ता जो कविता लिखे हैं बहुत ही मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी कविता की श्रेणी में आता है और इनका एक प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। तो ये दोनों भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं तो ध्यान में उसको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल बिहार के किस जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया है? आपको बतानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो मेरा आंचल उपन्यास है वो बिहार के किस जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया है, यानी किस जिला को केंद्र बिंदु बनाया गया है? तो मेरा आंचल का जो केंद्र बिंदु है आप सभी को पता होना चाहिए, पूर्णिया जिले को बनाया गया है, जिसमें मेरीगंज एक गांव आता है। मेरीगंज एक गांव है जिसको केंद्र में रखा गया है, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। दूसरी बात है, मेरा आंचल के रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और मेरा आंचल का जो प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी है। मेरा आंचल कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें कमला नदी का वर्णन किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, अपने ज़माने का, आज भी प्रसिद्ध है। मेरा आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? यानी निराला की जो प्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति, उसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। ये प्रश्न जो है पीजीटी झारखंड में पूछा गया था। तो आपको बतानी है कि सरोज स्मृति जो रचना है निराला की, उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो उसका प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1936 में इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन है? वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो वैशाली की जो नगर वधू उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपन्यास है अपने ज़माने का बहुत प्रसिद्धि हासिल किया हुआ उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखी गई उपन्यास है। तो 4 का सही विकल्प ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपका लगभग 1 घंटा समय जाता है, क्योंकि 80 प्रश्नों को देखना रहता है और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल बताना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। तो ये नहीं सोचिए कि कम डिटेल बताया जा रहा है, क्योंकि बताने रहेंगे तो 3-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा, जो कि मेरे पास समय उतना नहीं है। हम बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सभी हिंदी पाठकों के जुबान पर ये जो है पंक्ति रहता है। तो ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। और ये पंक्ति कहाँ का है? तो यशोधरा एक जो है उनकी रचना है, उसी पुस्तक से जो है ये पंक्ति दिया गया है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब किया गया? यानी साहित्य अकादमी जो संस्था है नई दिल्ली में, उसकी स्थापना कब की गई थी आपको बतानी है। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जो स्थापना है 1954 ईस्वी में किया गया था, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक के रचनाकार हैं कौन है आपको बताने हैं। उद्धव शतक एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो उसके रचनाकार कौन है आपको बताने हैं।
तो उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन कवि घनानंद आरम बोधा ठाकुर किस धारा के हैं, यानी रीतिकाल के किस धारा के ये कवि हैं आपको बताने हैं। तो रीतिकाल के किस धारा के ये कवि हैं, तो घनानंद के साथ जितने भी नाम हैं सभी रीति मुक्त धारा के कवि हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए रीतिकाल के जो है 3 धारा बही थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिमुक्त के जो है घनानंद आरम बोधा ठाकुर हो गए। रीतिसिद्ध के जो है मुख्यतः बिहारी राज आते हैं और रीतिबद्ध में चिंतामणि केशवदास आदि भूषण ये सब आते हैं। तो ये 3 धाराएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप इसे देखिए, इसका विकल्प सही ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी का पहला पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी उदंत मार्तंड का जो है प्रकाशन वर्ष कब से शुरू की गई थी आपको बताना है। तो पिछले वीडियो में इस प्रश्न पे चर्चा बहुत अच्छी तरीक़ा से हुई है। अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो आपको आ रहा होगा कि इसका क्या विकल्प सही होना चाहिए। आपको एग्जाम में 5 विकल्प इसी तरीक़ा से के देखने को मिलेंगे, तो अभी से आदत आपका बना रहेगा तो वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी, सटीकता से आप आंसर कर पाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है समय का ही खेल है, निर्णय देने की क्षमता का ही खेल है। तो उसे आप बखूबी आदत बना लीजिए तो दिक्कत नहीं होगा। और जो नोट्स दिए हैं वो भी बनाना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है। यहाँ वीडियो देखिएगा तो आपके दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव करेगा। तो सभी लोग वीडियो को भी देखिए, कुछ कुछ डिटेल भी बताया जाता है जो कि परीक्षा से संबंधित होता है। तो उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन वर्ष है 1826 ईस्वी है। कलकत्ता से युगल किशोर जो है प्रकाशित किए थे। तो जो कि 1826 कहीं विकल्प में आपको नहीं दिखता है, तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। विकल्प में से कोई नहीं, क्योंकि 1826 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था कलकत्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। ये जो पंक्ति है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बतानी है। तो जनगण मन अधिनायक जय हे आपको पता होना चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प का जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है आपको बतानी है। तो ये जो काव्य संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काव्य जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए झरना जो है जयशंकर प्रसाद की है, रहन भी जयशंकर प्रसाद की है और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। तो तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है। तो जहाँ नहीं आएगा तो तीनों रचनाएं हैं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो विकल्प अंग जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा के सवाल आपको देखने को मिलेंगे नहीं और हाँ वाले। इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझ करके जो है जवाब दीजिएगा, क्योंकि जल्दी में आप गलत करके चले आ सकते हैं, तो उससे बचना है। आगे बढ़ते हैं। असाध्य बीना कविता के रचनाकार कौन है। असाध्य बीना कविता के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो असाध्य बीना जो कविता है वो अज्ञे जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिसमें केश कम्बरी का जो है पात्र के रूप में चर्चा हुआ है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। असाध्य बीना बहुत ही रहस्यवादी कविता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। लंबी कविता है, रहस्यवादी कविता है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विसर देवदासों के रचनाकार कौन है। विसर देवदासों के रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं विसर देवदासों के नरपति नाथ जी हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है आपको बताने हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रसिद्ध निबंध है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुई? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है कब से शुरू हुई थी आपको बताना है। तो ये जो शुरुआत किया गया था 1900 ईस्वी से शुरुआत इसका किया गया था। विकल्प क जो है सही है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताने हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कबीरदास की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है आपको बतानी है। तो पंचमेर खिचड़ी कहने वाले जो आचार्य हैं वो आपको पता होनी चाहिए, श्याम सुंदर दास जी हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? आपको बताना है कि कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी का है। तो पश्चिमी हिंदी अगर भाषा का विकास आप देखे होंगे तो वहाँ समझ में आ रहा होगा ब्रज भाषा कहाँ का है, खड़ी बोली कहाँ का है, बुंदेली कहाँ का है। तो ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है तीनों के तीनों। और इसमें पूछ रहा है कि कौन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा कि तीनों जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। आगे बढ़ते हैं, अंधा युग किसका प्रसिद्ध नाटक है? अंधा युग किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये जो है प्रसिद्ध नाटक आपको पता होना चाहिए, प्रसाद की भी नहीं है, मोहन राकेश की भी नहीं है और विष्णु प्रभाकर की भी नहीं है। तो प्रसिद्ध नाटक किसका है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो रचना है धर्मवीर भारती जी का है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो है अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ताकि इसका जो है सभी लोगों के पास पहुँचे और हमें जो है एक उत्साह मिल सके। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपको बताने हैं। तो जो 6 संप्रदाय थे प्रमुखता, उसमें वक्रोक्ति भी एक है, जिसके संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं, आचार्य कुंतक। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है और रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध जो है संस्मरण है आपको बताने हैं। तो ये जो संस्मरण है महादेवी वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है आपको बताने हैं। तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखन राज चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आता है सुमित्रानंद पंत को, तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़े घर की बेटी किसका प्रसिद्ध कहानी है? बड़े घर की बेटी किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बताना है। तो ये जो कहानी है आप सभी को पता होगा, तो देख रहे होंगे प्रसाद भी नहीं है, निर्मल वर्मा भी नहीं है, अमृता नागर भी नहीं है। तो तीनों की रचनाएं नहीं है, किसका है पूछ रहा है। तो आप सभी का ध्यान गया होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। अब प्रश्न आखिर किसका है? तो ये जो है प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है बड़े घर की बेटी। तो विकल्प अंग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये जो प्रश्न है 3.0 पीजीटी में पूछा हुआ है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, और यहाँ पे प्रश्न यहाँ देखिए दिया हुआ है हमारे सेट में। तो आप अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा कि नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राम की शक्ति पूजा किसका प्रसिद्ध कविता है? राम की शक्ति पूजा किसका प्रसिद्ध कविता है आपको बताने हैं। तो ये जो कविता है
वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आगे बढ़ते हैं। निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है। तो निबंध सम्राट के नाम से जानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प क हो जाएगा। ये भाव और मनोविकार पे ज़्यादा निबंध लिखे हैं। भाव और मनोविकार निबंध के जो है जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं बहुत ही पॉपुलर और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनसे कोई प्रश्न हिंदी से संबंधित एग्जाम हो नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनसे संबंधित एक दो प्रश्न हर एक कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा, तो इनसे जुड़ी बातें को आपको ध्यान में रखनी होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, तो उसका प्रकाशन कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए, गोदान जो है कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है, और इसमें गोदान उपन्यास अगर पढ़िएगा तो आपने देखिएगा इसमें सभी तरह के पात्र आपको देखने को मिलेंगे। ग्रामीण पात्र भी रहेंगे, शहरी पात्र भी रहेंगे, जमींदार भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, जाति प्रथा भी है, तो नारी भी है, और दलित विमर्श भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ जो है ब्राह्मणवाद भी दिखाई देगा। यानी कहीं ना कहीं गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र ने सभी चीज़ों को मिला करके एक जो है भारतीय संस्कृति को दिखाया है। यानी गोदान अगर आप पढ़ते हैं तो भारतीय उत्तरी भारत का जो संस्कृति है वो साफ साफ झलकता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़नी चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरज का सतवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूरज का सतवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सूरज का सतवां घोड़ा जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो कि धर्मवीर भारती जी का है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? यानी ये जो पंक्ति है किसका प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ? यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है उनका उसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताने हैं। तो जयशंकर प्रसाद का ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है नाटक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यंग्य प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन हैं? यानी प्रेमचंद्र के फटे जूते जो व्यंग लिखा गया है उसके रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो व्यंग का जहाँ भी बात आया सबसे पहले हरिशंकर परसाई का नाम दिया जाएगा। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। बेढप बनारसी भी व्यंग लिखते थे, लेकिन उनका बहुत कम है, ज़्यादा हरिशंकर परसाई का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास भक्ति कार्य के किस धारा के कवि हैं? यानी तुलसीदास जी जो हैं भक्ति कार्य के किस धारा के कवि माने जाते हैं आपको बतानी है। यानी ये जो है किस धारा में सम्मिलित हैं, समाहित हैं। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति का जो है गुणगान किए हैं। ऐसा नहीं है कृष्ण भक्ति से भी संबंधित लिखे हैं, लेकिन राम भक्ति इनका प्रसिद्ध था। तो राम भक्ति के धारा के कवि हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध पत्रिका हंस का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? हिंदी का प्रसिद्ध पत्रिका हंस का प्रकाशन कब से शुरू हुआ आपको बताने हैं। तो इसका जो शुरुआत होता है 1930 ईस्वी से होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जो है इसको शुरुआत करते हैं हंस पत्रिका का। वर्तमान में भी हंस पत्रिका निकल रही है, जो गया के संजय जायसवाल जी जो हैं उसके संपादक हैं वर्तमान में। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। हंस पत्रिका का बहुत
अच्छा से नाम सभी लोग जानते होंगे अगर हिंदी पढ़े होंगे तो। आगे बढ़ते हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बतानी है। तो दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। कहीं कहीं आना भी रहता है तो इसको अन्यथा में नहीं लीजिएगा, आना जाना दोनों रहता है। तो इसको आप देखिए कि कौन से रचनाकार की पंक्ति है। दशरथ सुत, ये ऐसा लग रहा है कि ये तुलसीदास की पंक्ति है, तो ऐसी बात नहीं है, ये कबीरदास की पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? एक और द्रोणाचार्य किसका प्रसिद्ध नाटक है आपको बतानी है। तो ये जो नाटक है पिछले सेट 4 में भी आपको दिखाई दिया होगा, यानी शंकर शेष का ये एक प्रसिद्ध जो है नाटक है, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो विकल्प ख इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, शंकर शेष। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करके चीज़ें को लाते हैं तो उसका जो है कुछ मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम उत्साहित होकर चीज़ें को उपलब्ध करते हैं। और सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न अगर आपके लोगों के सामने है इसका जवाब दीजिए। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कामायनी जो है हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद का। तो इसमें जो है 15 सर्ग हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नोट्स जो दे दिए हैं वो रिवीजन करते रहें और यहाँ भी क्लास देखते रहें, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उसके रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो ये जो ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज, ये ग्रंथ के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः हिंदी का पहला कहानी किसे माना जाता है? सामान्यतः हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है आपको बतानी है। तो हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो माना जाता है इंदुमती को। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्धकथानक को माना जाता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। 1641 ईस्वी में बनारसी दास के द्वारा ये लिखा गया जो है आत्मकथा है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्धकथानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा प्रश्न हो चुका है, यानी 40 प्रश्न हम लोग देखे हैं। आगे और 40 प्रश्न देखना है। लंबा समय लगता है 1 घंटा, और आप इतने रात को मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जब जुड़े रहते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है, हम चीज़ें को उपलब्ध करते हैं। तो ऐसा ही आप लोग बने रहिए। कितना हो सेट आप बना लीजिए, तो ऑनलाइन भी क्लास देखिए, वीडियो देखिए। इससे होता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और चीज़ें समझ में अच्छी तरीक़ा से आता है। कुछ उसका जो है विस्तृत जानकारी भी वीडियो में दिया जाता है, जो आपके दिमाग में नोट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि कब कौन सा शब्द हम बोल दें, कौन सा क्वेश्चन बोल दें जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछा जाए, ऐसा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि एक टीचर जो है शिष्य का जो है हर एक पर आगे बढ़ने की कामना करता है। हम भी यही कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तब हिंदी जंक्शन हमेशा जो है तत्पर रहा है, आगे भी रहेगा। TRE 2, 3 में बहुत सारे बच्चे ने अपना जो है योगदान दिया है हिंदी जंक्शन के माध्यम से, और आगे भी देने वाले हैं। तो अभी तक TRE 3 का PGT का रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है आज आए या तो 1-2 दिन में आ जाए, ऐसी संभावना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुए? यानी कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ था आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। विकल्प ग सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में जो प्रकाशन हुआ था
कुरुक्षेत्र का 1946 में हुआ था। विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कबीरदास के जो गुरु हैं रामानंद जी हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कबीरदास की भाषा को सधुकरी किसने कहा है? यानी कबीरदास की जो भाषा है तो उसकी भाषा को सधुकरी किसने कहा है, ये आपको बतानी है। तो इनकी भाषा को जो सधुकरी कहने वाले हैं तो आप सभी को पता होगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा, यानी विकल्प का इसका सही आंसर है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? तो पंचमेध खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, कबीरदास से संबंधित है। नवाब राय किस साहित्यकार का एक अन्य नाम भी है? नवाब राय किस साहित्यकार का एक अन्य नाम भी है, आपको बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का भी नहीं, नंबर सिंह का नहीं। तो ये तीनों का नहीं है। तो पूछ रहा है किसका आखिर है? तो विकल्प में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में सही नहीं है। और ये नवाब राय में जो है मुंशी प्रेमचंद का एक जो है अन्य नाम है जो विकल्प में नहीं है। तो विकल्प होगा सही हो जाएगा, विकल्प में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। दुराई वारी किसका प्रसिद्ध कहानी है? दुराई वारी किसका प्रसिद्ध कहानी है, आपको बतानी है। तो दुराई वारी जो है बंग मेहरा की प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प क सही हो जाएगा, जिसे राजेंद्र बारह घोष के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। राजेंद्र बारह घोष बंग मेहरा का ही दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग सेट देखेंगे तो स्तर आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, यानी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपका तैयारी जो है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे किया जा रहा है। आप हिंदी के किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा तो आपका तैयारी बहुत ही बेजोड़ हो जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन, अगर आप सही से समय निकाल कर देखते हैं चीज़ें को, तो आपका जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका पक्का सिलेक्शन होना तय है। काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है। तो औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डाला हुआ है, देख सकते हैं, या फिर आगे जो है डाला जाएगा। रिवीजन क्लास जो हो रहा है 4.0 का, तो उसमें डाला जाएगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है, आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक, पितामह आदि नामों से किन्हें जाना जाता है, आपको बतानी है। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही गद्य हिंदी का शुरुआत किया था अच्छे ढंग से निबंध और नाटक लिख करके। तो इसीलिए इन्हें जो है आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद की सभी कहानियों का संग्रह किस में किया गया है? यानी प्रेमचंद का जो कहानी है लगभग 300 कहानी है, तो वो किस नाम से प्रकाशित किया गया है, किस में संग्रहित है? तो देखिए अनामिका में नहीं है, चिंतामणि में नहीं है, क्योंकि अनामिका जो है निराला की रचना है और चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। लेकिन मानसरोवर जो है 8 खंडों में है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ हैं। ये मुंशी प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह सेट है, भाग 1 से लेकर 8 तक, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ यानी मुंशी प्रेमचंद के सभी कहानी यहाँ संग्रहित किया गया है मानसरोवर के नाम से। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनामिका किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? अभी हम बताए थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अनामिका, जिसमें राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी प्रसिद्ध कविताओं को संग्रहित किया गया है अनामिका में, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के MA के सिलेबस में भी पहले लगा हुआ था। अब सिलेबस चेंज हुआ है तो हो सकता है या नहीं, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो
झुकाव में भी आव प्रत्यय है, भाव विहर में कोई प्रत्यय नहीं, उल्लेखनीय में अनीय प्रत्यय है। तो ये देखिएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, लेकिन भाव विहर में कोई प्रत्यय नहीं है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, यानी भाषा का उपयुक्त परिभाषा क्या है, आप एक एक चीज़ को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। विचार या भाव प्रकट करने वाले सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। बिल्कुल सही कहलाता है, ऐसा जो है भाषा का रूप होता है, भाषा का परिभाषा है। तो उपयुक्त परिभाषा पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये भी है, देखते हैं इससे अच्छा विकल्प। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं, ये भी सही बातें हैं। उसके बाद है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, तो ये भी है। आप देखिएगा तो तीनों है उपयुक्त, लेकिन उपयुक्त परिभाषा है। तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इसको सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने विकल्प ग को सही माना है, तो उसी को हम लोग जो है सही मान कर चलेंगे कि विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। यानी क्योंकि अगर लिपि चिन्हों की बात करें तो कोई कोई ऐसा जो भाषा है जिसका लिपि चिन्ह नहीं होता है, जो कि सिर्फ बोला जाता है, बिना ध्वनि समूह सही नहीं, सार्थक ध्वनि समूह भी नहीं होता है कुछ कुछ भाषा का। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट सकता है, लेकिन ये ग जो माना है तो उसके अनुसार सही है, तो उसी को हम लोग मान कर चलेंगे। ऐसे तीनों जो है सही है, तो विकल्प ग इसका बीपीएससी सही आंसर माना है, तो उसी को मान करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर के कितने प्रकार हैं, यानी स्वर के कितने प्रकार हैं आपको बताने हैं। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, स्वर के दो प्रकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़नी है। ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको बताने हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है अ जो है विकल्प क सही हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है आपको बताने हैं। तो लगभग 8 भागों में जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है उच्चारण के आधार पे, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न हैं कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए जो भी बीपीएससी सही आंसर माना है उसी के अनुसार जो है हम आपको बता रहे हैं। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो ख भी अल्पप्राण नहीं है और छ भी नहीं है, तो विकल्प च यानी विकल्प ख जो है यानी च जो है वो सही हो जाएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर है। इसी तरह आगे प्रश्न को देखते हैं। घोष ध्वनि कौन सी है, घोष ध्वनि कौन सी है आपको बताने हैं। तो घोष ध्वनि देखिए ग भी है, जा भी है और ध भी घोष है, तीनों जो है तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है कौन जो है स्पर्शी व्यंजन है। तो आपको पता होगा क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी जो है स्पर्शी व्यंजन है। तो इसमें देखिए प भी है, फ भी है, म तीनों जो है, तो तीनों के तीनों जो है स्पर्शी व्यंजन है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगर वर्णमाला और ध्वनि नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है व्याकरण का प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख करके अगर ये देख लीजिएगा तो ये सब सारे प्रश्न आपका सही होने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अग्नि शब्द का विशेषण क्या है, अग्नि शब्द का विशेषण क्या है आपको बताना है। तो अग्नि का अग्रेय हो जाएगा, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के पास व्याकरण का बुक नहीं है तो कोई एक व्याकरण का बुक ले लीजिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ जो हैं विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तद्भव तत्सम विशेषण, ये सारे चीज़ वहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्रकम्पी व्यंजन कौन है आपको बताना है, प्रकम्पी व्यंजन कौन है। तो प्रकम्पी व्यंजन अगर व्यंजन में पढ़े होंगे तो र जो है प्रकम्पी व्यंजन है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर कौन है आपको बतानी है। तो अर्धस्वर की श्रेणी में कौन आता है आपको ये चीज़ें देखना है। तो देखिए अंतस्य य से लेकर अंतस्य व्यंजन जो है, अंतस्य व्यंजन य र व, ये तीनों जो है अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। तो ये और ये यानी य और व तीनों जो है, दोनों जो है अर्धस्वर हैं। तो दोनों विकल्प नहीं है, तो इसी उपयुक्त में से एक से अधिक यानी एक से अधिक सही है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अंगा जो है नहीं है तो विकल्प घ नहीं होगा, लेकिन क और ख जो विकल्प है वो सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चवर्ग का व्यंजन है, चवर्ग का व्यंजन क्या है आपको बताना है। तो चवर्ग का जो व्यंजन है छ भी है, ज भी है, झ, तीनों चवर्ग का व्यंजन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है विकल्प सही होगा घ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है क में केकी, ख में बिहग, ग में खग और घ में पिक। विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है, यानी कौन कौन सा विकल्प जो है पक्षी का पर्याय है आपको चुनना है। तो खग तो देखिए पक्षी का है, ये तो आपको पता है, खग बिहग। तो अगर आप देखिएगा तो सही विकल्प की तरफ आपका जो है इशारा कर रहा होगा, यानी विकल्प ख और ग, खग और बिहग जो है पक्षी का पर्याय है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं पर कभी कभी जो है बीपीएससी में बहुत हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कठिन पूछे जाते हैं, तो आपका जो तैयारी है वो जूनियर से लेकर सीनियर तक यानी जूनियर से लेकर यूजीसी नेट लेवल पर होनी चाहिए। यानी जैसा भी प्रश्न पूछे आप जो है इससे घबराए नहीं और अच्छे से आंसर करके आ सकें और अपना एक सीट पक्का कर सकें। और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि आपका अगर 1-2 नंबर गलत हो जाता है तो मेरिट बनने में बहुत परेशानी होता है, बाद में अफसोस होता है, तो उससे बचना है, एक एक नंबर आपको जो है बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग जो है अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न अब नहीं है, लगभग 15-16 प्रश्न और है, उसको देखते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द का कौन सा जो है युग्म सही है आपको बतानी है। तो कापुरुष यानी कायर बिल्कुल सही है, कुत्सा मतलब निंदा बिल्कुल सही है, सकल का विकल्प बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, कौन सा सही पूछ रहा है, तो विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको चुनना है। तो यह कहना आपकी गलती है बिल्कुल सही है, चरखा चलाना चाहिए बिल्कुल सही है, मुझसे यह काम संभव नहीं बिल्कुल सही है। तीनों सही है और इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो अब अशुद्ध खोजिए कि इसमें कौन सा है। तो तीनों के तीनों जब सही हैं तो अशुद्ध नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं अशुद्ध है, यानी विकल्प अंगो जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, कौन सा जो है विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो देखिए सरल वाक्य बिल्कुल, संयुक्त वाक्य बिल्कुल, उपवाक्य नहीं है, उपवाक्य जगह पे अगर रहता मिश्र वाक्य तो सही हो जाता, लेकिन मिश्र वाक्य नहीं है, इसलिए विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो उपवाक्य किसी जो है वाक्य का भेद नहीं है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्द तो सोच से निम्नता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, यानी जिससे निम्नता का, लघुता का, हीनता, तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहा जाता है आपको बताने हैं। तो उसे कहा जाता है उनार्थक शब्द, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा, उनार्थक शब्द उसे कहा जाता है। ये नया प्रश्न था, ये व्याकरण में कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो इससे ध्यान से आप लोग देखिए, ऐसा भी प्रश्न। तो एक दो प्रश्न आपको रहेंगे जो उटपटांग रहेंगे, तो उससे घबराना नहीं है, उसको अच्छे से समझ करके गेस करने का प्रयास करना है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, जिसे
बुलाया नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो अनासक्त हो जाएगा, बिल्कुल गलत। अदे ये भी नहीं है। अनाहूत यानी जिसे बुलाया नहीं गया हो उसे अनाहूत कहा गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञा की माप तौर का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपको पता होगा, ये परिभाषा से पता चल रहा है परिणामवाचक, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जड़ शब्द किस कोटि का है, यानी जड़ शब्द जो है किस कोटि का है आपको बताना है। तो जड़ शब्द आपको पता चल रहा है कि क्या होनी चाहिए। अगर रचना के आधार पर देखिएगा तो ये रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। जब शब्द और शब्द के भेद परिभाषा हम पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब प्रश्नों को भी देखेंगे और इन सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज शब्द कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ देखेंगे। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है आप लोग बताइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। मेरे अगर टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपये पेमेंट करके 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मात्रिक छंद कौन है आपको बताने हैं। तो दोहा, सुरठा, वज, इंद्र, वज्रा तीनों जो है मात्रिक छंद है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही है। आगे बढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बार पतंग, विकसे संत सरोज, सब हर्षे रोचन भृंग। उपयुक्त दोह में कौन सा अलंकार है, यानी वहाँ कौन सा अलंकार आया है आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए रूपक अलंकार का चर्चा किया गया है, यानी रूप बांधा गया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अलंकार वाले वीडियो में आप इस सब प्रश्नों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द जो है रोटी और चिट्ठी दोनों जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसे विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वहाँ मत जाना कैसा वाक्य है। तो वहाँ मत जाना यानी मना किया जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा निषेधवाचक हो जाएगा। निषेधवाचक जो है वाक्य है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मना किया जा रहा है वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, यानी विकल्प ख सही आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बतानी है। तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा अनुजुड़ेशन हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। हम जो है पूरा विकल्प नहीं पढ़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, तो समय को देखते हुए हम चल रहे हैं, इसलिए आप भी अच्छे से समय से चीज़ों को कीजिए। अब देखिए गद्यांश है, आपको पता होगा टीजीटी में लगभग 4-5 गद्यांश पूछा जाता है, तो लगभग 20 सेट कर देंगे। उसके बाद गद्यांश हम लोग जो है ज़्यादा देखेंगे। तो ये नहीं सोचिए कि गद्यांश बहुत कम हो रहा है, गद्यांश भी समय पे होगा। गद्यांश का एक नियम होता है कि जो कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, जो कहता है उसी के अनुसार जवाब देना है। चाहे वो कह दे कि दिन में भी तारे दिखते हैं तो दिखते हैं, यानी गद्यांश के अनुसार ही अपनों को चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कुछ। चाहे गलत को गलत बोले या गलत को सही बोले, उसी के अनुसार आपको चलना है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो ये गद्यांश था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। क्या है उपयुक्त शीर्षक, आपको बतानी है। तो उपयुक्त युग का चमत्कार, आधुनिक युग का रंग, विज्ञान एक वरदान। तो विज्ञान का जो है चर्चा किया गया है, तो युग का चमत्कार उपयुक्त नहीं है, आधुनिक युग का रंग ये भी नहीं है, लेकिन विज्ञान एक वरदान यानी विज्ञान का जो है यहाँ महत्व को बताया गया है, तो विकल्प ग इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। तो विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है, तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। सभी तथ्यों का ज्ञान ऐसा नहीं है, विशेष ज्ञान ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक यानी जिसको प्रयोग किया गया हो, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। दिगांतर शब्द का अर्थ है। दिगांतर शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। दिशाओं के अंत में ऐसा नहीं है, दिशाओं के अंतर में नहीं, सभी दिशाओं में बिल्कुल सही है। दिगांतरों यानी सभी दिशाओं में, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। धरती से आकाश तक पताका ऊंचा झंडा नहीं, बहुत बड़ी सफलता मिलना बिल्कुल सही, बड़ा झंडा नहीं, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आज किसकी उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। तो ये जो फहरा रहा है ज्ञान का नहीं, धर्म का नहीं, मानव का नहीं, अपना मन से दिमाग नहीं लगाना है। चर्चा किया है विज्ञान का, विज्ञान का पताका फहरा रहा है, तो विज्ञान नहीं आया है यहाँ, इसलिए विज्ञान का पताका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान का चर्चा किया गया था। विज्ञान का पताका फहरा रहा है जो विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 6 के 80 प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको एक योग शिक्षक, एक बिहार में शिक्षक के रूप में अपना योगदान करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। तो आप इस 80 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं आता है कि कितना सही हुआ है, जो कि दुखद बात है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 80 प्रश्न में आपका कितना आ रहा है, ताकि हमें रख सके कि मेरे साथ अंत तक कितने बच्चे जुड़े रहते हैं। और जो है अगर मेरे चैनल पे कोई समस्या है तो लिखिए। और दूसरी बात है कि आप जब कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो 2-3 बार पढ़िए। प्रैक्टिस सेट अगर आप लिए हैं PDF है तो उसको 2-3 बार पढ़िए। अगर मेरा PDF और प्रैक्टिस सेट आपके पास है तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही काफ़ी है हिंदी के लिए। अगर आप 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए और इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से PDF आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का चाहिए तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 का चाहिए नोट्स और प्रैक्टिस सेट, तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। PDF भेजा जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन में जुड़े रहने के लिए, इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और हमें एक उत्साह मिल सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।